Today we are going to discuss about electrophilic aromatic substitution reactions of amines. बेसिकली हम प्राइमरी अमीन्स के बारे में बात करेंगे, हम एनिलीन के बारे में ही मेनली बात करेंगे। आप अगर एनिलीन के रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनाएंगे तो आपको पता चलेगा कि जो NH2 ग्रुप अटैच्ड है बेंजीन रिंग में, इट इज प्लस RFH ग्रुप, और ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो है बेंजीन रिंग के अंदर डीलोकलाइज करेगा, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जस्ट लाइक क्लोरोबेंजीन, जस्ट लाइक फिनॉल, जस्ट लाइक मिथॉक्सीबेंजीन ऑर्थो पर और पैरा पोजीशंस पर बढ़ जाती है। लेकिन बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कई बार ये पूछा गया है, क्या क्वेश्चन पूछा गया है कि ये जो एनिलीन है इसके साथ मोनो सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट को ऑब्टेन करना बड़ा मुश्किल काम है, बड़ी ट्रिकी है। यानी कि जैसा आप स्क्रीन पर देख रहे हो कि अगर आपने इसका ब्रोमिनेशन कराया तो Br तीनों पोजीशंस पर, ऑर्थो पर, पैरा पर, ऑर्थो डैश पर एक साथ पहुंच गया। क्यों? क्योंकि NH2 कैसा है? हाईली एक्टिवेटिंग ग्रुप है। NH2 के संग यूज करते हैं हम हाईली एक्टिवेटिंग ग्रुप, पावरफुल एक्टिवेटिंग ग्रुप है। तो जेई में क्वेश्चन आता है, व्हाई इज इट डिफिकल्ट टू ऑब्टेन मोनो सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट्स इन केस ऑफ एनिलीन? Why is it difficult to get monosubstituted product while electrophilic substitution is carried out in case of aniline? तो उसका बहुत सीधा सा आंसर होगा, because the NH2 group attached to the benzene ring is a very powerful activating group, और ये इतना तेजी से इलेक्ट्रॉन डेंसिटीज ऑर्थो पर, पैरा पर और ऑर्थोडैश पोजीशन पर एक साथ बढ़ा देता है, जिससे जो इलेक्ट्रोफाइल है वो लालच में आ जाता है। वो इलेक्ट्रोफाइल का मतलब क्या? इलेक्ट्रॉन लविंग, उसको देख रहा है ऑर्थो पर भी, पैरा पर भी, ऑर्थो डैश पर भी, तीनों पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बहुत ज्यादा तेजी से तीनों जगह अटैक कर देता है। जैसा आपको खाने में कुछ तीन चीजें दिख रही बहुत अच्छी, तो आप क्या करते हो? इंतजार ना करते हो किसी दवा से जाने पर कि पहले एक खा लें, सोचते पहले ले लें, उसके बाद खाएंगे आराम से बैठ के। तो वही हिसाब यहाँ पर भी है। ये जो इलेक्ट्रोफाइल था Br पॉजिटिव, ये तेजी से ऑर्थो पर, पैरा पर, ऑर्थो डैश पोजिशन पर पहुंच जाता है। ठीक है, तो अगर आपसे क्वेश्चन आता है कि क्यों NH2 के केस में, एनिलीन के केस में मोनो सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट्स को ऑब्टेन करना डिफिकल्ट है, तो बस एक सिंपल सी बात है, NH2 हाईली एक्टिवेटिंग ग्रुप है जो कि तेजी से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बेंजीन रिंग के अंदर डीलोकलाइज कर देता है और ऑर्थो, पैरा और ऑर्थो डैश पोजीशन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बहुत ज्यादा बढ़ा देता है, जिससे कि इलेक्ट्रोफाइल तीनों पोजीशन पर एक साथ पहुंच जाते हैं। तो ये देखिए, पहला रिएक्शन हम पढ़ रहे हैं ब्रोमिनेशन। इलाज है हमारे पास। इलाज का मतलब है कि ऑर्थो पर या पैरा पर अगर मोनो सब्स्टिट्यूटेड चाहिए वो भी हम कर पाएंगे, लेकिन बड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। तो ब्रोमिनेशन अगर हम कराते हैं एनिलीन का, तो आप देखेंगे ब्रोमिनेशन कराने पर ब्रोमीन वाटर से तीनों पोजीशन पर Br एक साथ आ जाएगा, और ये एक केमिकल टेस्ट की तरह भी यूज हो सकता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर हमें व्हाइट प्रेसिपिटेट मिलता है। अगर हम एनिलीन का ट्रीटमेंट ब्रोमीन वाटर से कराएं रूम टेम्परेचर पर, और व्हाइट प्रेसिपिटेट मिलना ये कंफर्म करेगा कि पॉसिबिलिटी बताएगा कि जो एनिलीन है वो पॉसिबल हो सकता है, क्योंकि ये टेस्ट फिनॉल भी देता है। अगर आप फिनॉल का ब्रोमिनेशन कराएंगे तो फिनॉल भी व्हाइट प्रेसिपिटेट देता है 2,4,6 ट्राइब्रोमोफिनॉल का। यानी कि अगर क्वेश्चन हमसे पूछा जाता है, गिव अ कॉमन chemical test given by both aniline as well as phenol, तो किसका बताओगे? अच्छा ये बताओ, फिनॉल और ब्रोमीन में से कौन ये टेस्ट पहले देगा, तेजी से देगा? हाँ, एनिलीन देगा। अभी बताया आपको, पावरफुल एक्टिवेटिंग ग्रुप है। एनिलीन के केस में ये जो रिएक्शन है बहुत ज्यादा फास्ट होगी, क्योंकि NH2 हाईली एक्टिवेटिंग ग्रुप है। तो अगर कंपेयर करा लेंगे फिनॉल और एनिलीन में कौन ये टेस्ट पहले देगा, तो हालांकि बहुत ही फ्रैक्शंस ऑफ सेकंड्स का डिफरेंस होगा, लेकिन फिर भी थ्योरेटिकली अगर आप बात करें तो ये टेस्ट एनिलीन बहुत फास्ट देगी इन कंपेरेटिव टू फिनॉल।
तो ऐसा कभी हो सकता है कोई लॉजिकल क्वेश्चन दे दें उसमें ये बात एप्लीकेबल हो, ध्यान रखेंगे इस बात को। The main problem encountered during electrophilic substitution reactions of aromatic amines is that of their very high reactivity. Substitution tends to occur at ortho and para positions. If we have to prepare mono-substituted aniline derivatives, how can the activating effect of NH2 group be controlled? अगर हमें मोनो सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट चाहिए तो हम NH2 ग्रुप का जो हाईली एक्टिवेटिंग इफेक्ट है उसे कैसे कंट्रोल करें। हमारे यहाँ तो अगर कोई बच्चा बहुत शैतानी करता है, यंग एज में बहुत ज्यादा इधर उधर की बातें करता है तो उसकी शादी करा देते हैं, सुधर जाता है फिर वो। हाँ, लेकिन यहाँ पर जो NH2 ग्रुप है उसकी एक्टिवेटिंग इफेक्ट को कैसे हम कंट्रोल करेंगे वो तरीका हमने सीखा हुआ है। और वो तरीका क्या है, रिएक्शन विद एसिटिक एनहाइड्राइड या एसिटाइल क्लोराइड के साथ, यानी कि हम एनिलीन का एसाइलेशन करा दें। कल मैंने आपको बताया भी था एसाइलेशन आप ऐसे भी कर सकते हो कि आप एसिटाइल क्लोराइड यूज कर लो, CH3C है ना, एसिटाइल क्लोराइड का हमने लिखा था ना CH3COCl, उससे भी कर सकते हैं। जो काम ये एसिटिक एनहाइड्राइड कर रहा है यही काम जो है CH3COCl भी कर सकता है। जो काम ये एसिटिक एनहाइड्राइड कर रहा है वही काम एसिटाइल क्लोराइड भी कर सकता है। ये एक H और ये Cl निकल जाएगा, इस बेस की प्रेजेंस में कराएंगे जैसे पायरिडीन, और ये COCH3 ग्रुप यहाँ पर लग जाएगा। इस COCH3 ग्रुप की खासियत ये है कि जो ऑक्सीजन है ना ये हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, तो ये क्या करेगा, जो नाइट्रोजन पर लोन पे इलेक्ट्रॉन अवेलेबल था उसको अपनी तरफ शिफ्ट कर लेगा। ये डबल बॉन्ड रहेगा नाइट्रोजन और कार्बन के बीच में, और ये पाई बॉन्ड इलेक्ट्रॉन कहां शिफ्ट हो जाएंगे, ऑक्सीजन एटम पर। तो इस तरह से रेजोनेंस की वजह से आप देखेंगे जो एसिटाइल ग्रुप का CO ग्रुप है ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है, ये नाइट्रोजन एटम पर जो लोन पेयर की अवेलेबिलिटी है उसको क्या कर देगा, कम कर देगा। यानी कि जो डेंसिटी है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी नाइट्रोजन एटम पर अवेलेबल है उसको ये एसिटाइल ग्रुप क्या कर देगा, कम कर देगा। देखिए कर दिया कम। और अब आप इसका ब्रोमिनेशन कराइए तो क्या होगा, एक बार Br कहाँ पहुंच गया, पैरा पर, क्योंकि मेजर ये बनेगा तो इसी को डिस्कस किया, ऑर्थो वाला ही बन सकता है, बनेगा। और उसके बाद क्या किया, इसका एसिडिफिकेशन कर दिया, एसिडिक हाइड्रोलिसिस कर दिया, H इधर आ गया वाटर का और OH इधर आ गया, तो ये NH2 फिर से मिल गया और ये CH3COOH अलग हो जाएगा। ठीक है, फिर से समझ लेते हैं क्या करना है हमें, कि जो एक्टिवेटिंग ग्रुप बहुत एक्टिविटी बहुत ज्यादा थी NH2 ग्रुप की उसे कैसे कंट्रोल करेंगे। दिस कैन बी कंट्रोल्ड बाय प्रोटेक्टिंग द NH2 ग्रुप बाय एसिटाइलेशन। अब एसिटाइलेशन आप एसिटाइल क्लोराइड से करा दो, या फिर ये जो कंपाउंड है आपके पास CH3CO होल ट्वाइस O यानी कि इथेनोइक एसिड एनहाइड्राइड से करा दो, किसी से भी करा दो आप। तो ये H और ये CH3COOH चला जाएगा और ये COCH3 यहाँ मिल गया। NH2 group by acetylation with acetic anhydride, then carrying out the desired substitution followed by hydrolysis of the substituted amide to the substituted amide। ठीक है, इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर भी देखो दिखाया है हमें इन्होंने कि क्या करेगा एसिटाइल ग्रुप, the lone pair electrons on nitrogen of acetanilide interacts with oxygen atom due to resonance as shown below। जो मैं आपको बात बता रहा था, ये ऑक्सीजन हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ये कार्बोनिल ग्रुप इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है, तो नाइट्रोजन पर जो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन की अवेलेबिलिटी है उसे क्या कर देगा, कम। चार्ज कैसा है बेचारे पे, पॉजिटिव चार्ज आ गया। ठीक, अब इसका जब आप कोई भी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन कराएंगे तो पहले मोनो सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट मिल जाएगा आपको, उसका हाइड्रोलिसिस कर देंगे, फिर आपको कंपाउंड मिल जाएगा। देखिए सब बच्चे, hence the lone pair of electrons on nitrogen is less available for donation to benzene ring by resonance, therefore activating effect of NHCOCH3 group
इज लेस देन दैट ऑफ अमाइन ग्रुप। यानी कि अगर आप कंपेयर करेंगे एक्टिवेटिंग ग्रुप NH3 और प्योर अमाइन का, तो प्योर अमाइन का ज्यादा होगा और इसका क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो अगर क्वेश्चन आता है हाउ कैन यू कंट्रोल हाई एक्टिविटी ऑफ अमाइन ग्रुप इन केस ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस ऑफ एनिलीन, तो क्या बताएंगे, बाय एसिटाइलेशन। बाय एसाइलेशन एक ही बात है ना। अब देखिए नेक्स्ट रिएक्शन पढ़ते हैं नाइट्रेशन। मैंने आपको बता रखा है कि भाई जो एनिलीन है NH2 ग्रुप है वो प्लस R इफेक्ट शो करता है जस्ट लाइक OH ग्रुप, जस्ट लाइक क्लोरोबेंजीन, जस्ट लाइक मिथॉक्सीबेंजीन। तो अगर आप इसका नाइट्रेशन कराएंगे एनिलीन का नाइट्रेटिक मिक्सचर के साथ, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर पैरा मेजर प्रोडक्ट, ऑर्थो माइनर प्रोडक्ट, और ये क्या हुआ देखिए यहाँ पे मेटा पर भी NO2 ग्रुप आ गया, जबकि NH2 ग्रुप कैसा है, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है। मोर ओवर इन स्ट्रॉन्गली एसिडिक मीडियम, मैं इसका रीजन नहीं बता रहा हूँ, मैं आपको ये बता रहा हूँ। देखिए a significant amount of meta derivative is also formed। आप देख सकते हैं 47% बन रहा है। इसका रीजन आपको बताना है, इसका राज मैंने आपको दे रखा है, इसका राज मैंने आपको पहले दे रखा और मैंने कहा था जब जरूरत पड़ेगी तो मैं आपसे वापस लूंगा। कौन मेटा डायरेक्टिंग होता है, वेरी गुड, कौन मेटा डायरेक्टिंग होता है, बताओ भाई, कौन मेटा डायरेक्टिंग होता है, बिल्कुल ठीक आप कह रहे हैं। देखिए सब बच्चे, ये जो रिएक्शन है ये स्ट्रांगली एसिडिक मीडियम में कराई जा रही है, वेरी गुड। और स्ट्रांगली एसिडिक मीडियम में कराने का मतलब है बहुत एक्सेसिव प्रोटॉन्स यहाँ अवेलेबल होंगे, और जब प्रोटॉन्स अवेलेबल होंगे ये अमोनिया कैसा, ये जो एनिलीन कैसा है, बेस, और ये इस प्रोटॉन को एक्सेप्ट कर लेगा और इसमें कन्वर्ट हो जाएगा, इस एनिलीनियम आयन में कन्वर्ट हो जाएगा। दिस इज योर एनिलीनियम आयन NH3 पॉजिटिव, क्या बन जाएगा हाईली एसिडिक मीडियम में, एनिलीनियम आयन बन जाएगा एक अच्छे खासे अमाउंट में, एक सिग्निफिकेंट अमाउंट में। और ये एनिलीनियम आयन मैंने आपको बता रखा है इट इज मेटा डायरेक्टिंग इन नेचर। तो क्योंकि ये मेटा डायरेक्टिंग है और एक सिग्निफिकेंट अमाउंट में बनता है हाईली एसिडिक मीडियम में, इसीलिए कुछ NO2 मेटा पोजीशन पर भी चला जाता है। ठीक है, तो देखिए अब पढ़ लेते हैं क्या लिख रहे हैं। डायरेक्ट नाइट्रेशन ऑफ एनिलीन is terry oxidation products in addition of nitro derivatives। terry का मतलब है तीन। Moreover, in the strongly acidic medium, aniline is protonated to form the anilinium ion which is meta directing। क्वेश्चन आता है कई बार हमसे, NH2 group in aniline is ortho para directing, but on nitration in acidic medium a significant amount of meta derivative is also formed। explain why। तो क्या आंसर करेंगे, in the strongly acidic medium aniline is protonated to form anilinium ion which is meta directing, that is why besides the ortho and para derivatives a significant amount of meta derivatives is also formed। ठीक है, लेकिन अगर आपको प्योरली ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग चाहिए तो फिर वही आप पहले एसिटाइलेशन कराइए, NH2 ग्रुप की जो नकेल है उसे कसिए, उसकी रिएक्टिविटी को कम करिए, रिएक्टिविटी कम हो जाए फिर उसका नाइट्रेशन कराओ, तो आपको मोनो सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट मिल जाएगा और फिर उसका हाइड्रोलिसिस करा देंगे, आपको डिजायर अमाउंट में जो पैरा यानी कि मोनो सब्स्टिट्यूटेड नाइट्रो कंपाउंड है एनिलीन का वो मिल जाएगा। नेक्स्ट हम बात करेंगे सल्फोनेशन की, ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट सी बात है सल्फोनेशन के बारे में। सल्फोनेशन हम कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड की प्रेजेंस में ही कराते हैं और जो ग्रुप सब्स्टिट्यूट होता है वो होता है SO3H पॉजिटिव। लेकिन यहाँ क्या है देखिए,
यहाँ जब एनिलीन की रिएक्शन आप H2SO4 से कराओगे, कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 से कराओगे, ये एनिलीन है बेस, लुईस बेस है, और H2SO4 एक एसिड है, तो ये पहले आपस में कंबाइन करके एक सॉल्ट बना लेते हैं। H2SO4 का एक H पॉजिटिव इस NH2 के साथ कंबाइन हो गया, ये बन गया NH3 पॉजिटिव HSO4 नेगेटिव। इट इज कॉल्ड एनिलीनियम हाइड्रोजन सल्फेट। ये बेंजीन पर जब NH3 पॉजिटिव आ गया तो क्या बोल दिया आपने इसको, एनिलीनियम। ये हाइड्रोजन है और ये सल्फेट, सो इट इज योर एनिलीनियम हाइड्रोजन सल्फेट। और इसको जब आप हीट करेंगे, जब आप इसको 453 473 केल्विन पर हीट करेंगे, तो यहाँ पर जो देखिए H है, ये इस कार्बन पर जो H है बेंजीन में, वो H, ये एक O, यहाँ से एक O, और ये वाला एक H, H H O, H2O चला जाएगा। यहाँ क्या बचा, NH2, और यहाँ क्या बचा SO3H, क्योंकि एक वो तो चला गया ना वाटर की फॉर्म में, वो SO3H जो है वो पैरा पोजीशन पर जाकर के सब्स्टिट्यूट हो जाएगा इस H को हटा करके। ठीक है, ये कंपाउंड कहलाएगा सल्फेनिलिक एसिड। ये बड़ा इंपॉर्टेंट कंपाउंड है, इसलिए क्योंकि ये एक्वस सोल्यूशन में इस तरह से एग्जिस्ट करता है कि एक ही मॉलिक्यूल पर पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों चार्जेस प्रेजेंट रहते हैं। ऐसी स्पीशीज जिसमें एक ही मॉलिक्यूल पर पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस दोनों एक साथ प्रेजेंट होते हैं, ऐसी स्पीशीज कहलाती है हमारे पास ज़ीटर आयन। ठीक है, हुआ क्या, ये एसिडिक ग्रुप है, ये बेसिक ग्रुप है, इसने प्रोटॉन लूज किया, इसने एक्सेप्ट कर लिया, ये NH3 पॉजिटिव हो गया और ये SO3 नेगेटिव। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट सी बात है कि जो सल्फेनिलिक एसिड है वो एक्वस सॉल्यूशन में ज़ीटर आयन की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। अब एक और इंटरेस्टिंग सी बात है कि जो एनिलीन है ये फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन नहीं देता, कि फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन या फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन रिएक्शन दे दे। क्यों नहीं देता, उसकी वजह भी हम समझ लेते हैं। कहने का मतलब है कि ये रिएक्शंस नहीं देगा जिसकी मैं बात कर रहा हूँ। आपके सामने स्क्रीन पर लिखा हुआ रिएक्शन में देखिए, अगर आप एनिलीन का ट्रीटमेंट कराएं, बना लेते हैं, छोटा हो गया। अगर हम एनिलीन का ट्रीटमेंट कराएं CH3Cl से FeCl3 की प्रेजेंस में, जो कि लुईस एसिड है, या AlCl3 भी ले सकते हो आप, है ना, जितने फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन सब लुईस एसिड्स की प्रेजेंस में कराई जाती है। तो ये रिएक्शन नहीं होगी। ये रिएक्शन ना होने का मतलब है, कायदे में तो रिएक्शन ऐसी होनी चाहिए थी कि जो NH2 ग्रुप के ऑर्थो पोजीशन पर CH3 एक बार आ जाता, एक बार पैरा पे चला जाता, लेकिन ये रिएक्शन नहीं होती, ये प्रोडक्ट नहीं बनेगा। क्यों नहीं बनेगा, क्योंकि ये है आपके पास लुईस बेस, और ये कौन है, ये दोनों आपस में ही निबड़ लेते हैं, ये दोनों आपस में कंबाइन होकर के एक लुईस एसिड बेस एडक्ट फॉर्म कर लेते हैं। ठीक है ना, काम क्या था FeCl3 का, वो देख लेते हैं। FeCl3 का काम था इलेक्ट्रोफाइल को जनरेट करना। कैसे जनरेट करता है FeCl3 लुईस एसिड, इस CH3Cl में हेटेरोलिटिक फिशन करेगा, ये पाई बॉन्ड इलेक्ट्रॉन Cl पे चला जाएगा, ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव। ठीक है, ये Cl नेगेटिव कैसा हो गया, इलेक्ट्रॉन रिच, और ये FeCl3 कैसा था, लुईस एसिड इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। तो ये इसके साथ कंबाइन करके Cl नेगेटिव FeCl4 नेगेटिव स्पीशीज बनाएगा, और ये बन गया हमारा अटैकिंग रिएजेंट Cl3 पॉजिटिव। क्या बन गया, अटैकिंग स्पीशीज Cl3 पॉजिटिव। ये अटैक करता तभी ऑर्थो पर और पैरा पर जाता। लेकिन अभी दिक्कत क्या है, ये जो FeCl3 अपना काम कर कब रहा है, ये तो इसके संग लग गया लुईस बेस के साथ, ये इसके साथ इंगेज हो गया टू फॉर्म लुईस एसिड बेस सॉल्ट या लुईस एसिड बेस कॉम्प्लेक्स, और अपना काम जो था, इसका ओरिजिनल फंक्शन था
इलेक्ट्रोफाइल को जनरेट करने का, वो भूल गए। तो ये वाला फंक्शन ये परफॉर्म ही नहीं कर पाएगा। ये तो इस लुईस बेस के साथ कंबाइन होकर के लुईस एसिड बेस एडक्ट फॉर्म कर लेगा, और इसीलिए एनिलीन जो है वो फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन एसिटाइलेशन या अल्काइलेशन में पार्टिसिपेट नहीं करता। एनिलीन डज नॉट अंडरगो, aniline does not undergo Friedel-Crafts reaction due to salt formation with aluminium chloride। या FeCl3 लिया था FeCl3 क्लोराइड के साथ, है ना। The Lewis acid which is used as catalyst, catalyst कौन है, AlCl3 होगा, या फिर FeCl3 भी आप यूज कर सकते हो, इसकी जगह AlCl3 भी ले सकते हो आप, ठीक है। तो ये रिएक्शन नहीं मिलेंगे आपको एनी में, बड़ी इंपॉर्टेंट सी बात है। इसकी रीजनिंग कैसे भी पूछी जा सकती है आपसे। फिर डायजोनियम सॉल्ट आपका आ गया, लेकिन ये आपके सिलेबस का पार्ट नहीं, तो इसके बारे में डिस्कस नहीं करूंगा, लेकिन बड़ा इंपॉर्टेंट कंपाउंड है। मैं आपको कई बार बता चुका हूँ कन्वर्जन्स के बारे में। अगर कन्वर्जन्स आपके पास आए हैं और आपको लगता है आपकी बहुत अच्छी कमांड है कन्वर्जन्स पे, और उसके बावजूद भी कन्वर्जन आपका नहीं हो रहा, तो आप तीन बातों के बारे में सोचेंगे। पहली बात, कहीं को कोई बाइनेम रिएक्शन तो नहीं है, क्योंकि बाइंडिंग रिएक्शन के जो प्रोडक्ट है उनकी मैकेनिज्म हमें नहीं, हमारे सिलेबस का पार्ट नहीं, डायरेक्टली वो बन जाते हैं, तो ऐसा आइडिया नहीं लगता है कि कहाँ से बन के आ रहा होगा। दूसरा, कहीं ये कन्वर्जन ग्रिग्नार्ड रीजन की हेल्प से तो नहीं होगा। तीसरा, फिर भी बात समझ में नहीं आ रही, तो फिर डायजोनियम सॉल्ट के बारे में सोचेंगे। ये एक ऐसा कंपाउंड है जिससे कई सारे कंपाउंड्स हम बना लेते हैं, लेकिन इसकी झलक तो मैं आपको दिखाई देता हूँ। देखिए, ये बन गया डायजोनियम सॉल्ट। ये देखिए आप, जितनी भी रिएक्शन है वो सब कैसी है, डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट बाय डिस्प्लेसमेंट ऑफ नाइट्रोजन। तो पहला था रिप्लेसमेंट बाय हैलाइड और साइनाइड। ये सैंडमेयर्स रिएक्शन आपने पहले पढ़ी हुई है, हेलो एल्केन हेलोजन से पढ़ी, डायजोनियम सॉल्ट बनाइए Cu2Cl2 HCl मिनरल एसिड की प्रेजेंस में, क्लोरो ब्रोमो साइनोबेंजीन मिल गया। एक ये बड़ी अच्छी रिएक्शन है गैटरमैन रिएक्शन, इसमें CuCN की जगह CuCl की जगह Cu यूज करते हैं केवल, इतना सा फर्क है। गैटरमैन रिएक्शन ही कहलाती है, प्रोडक्ट वही है, क्लोरोबेंजीन ब्रोमोबेंजीन। तो आप देखा क्लोरोबेंजीन ब्रोमोबेंजीन बना सकते हो। रिप्लेसमेंट बाय आयोडाइड एंड, यानी कि आयोडोबेंजीन ही बना सकते हैं। रिप्लेसमेंट बाय फ्लोराइड एंड, अभी तक आपने सिलेबस में कोई रिएक्शन ऐसी नहीं पढ़ी है जिसमें फ्लोरोबेंजीन बन रहा हो। एक ही सिंगल रिएक्शन आपके सिलेबस में है जिससे फ्लोरोबेंजीन बन सकता है। जो स्वार्ट्ज रिएक्शन है उससे केवल एल्काइल फ्लोराइड्स बन सकते हैं। स्वार्ट्ज रिएक्शन पढ़ रहे हैं, हेलोजन एक्सचेंज वाला, लेकिन उसमें बेंजीन पे एफ नहीं आ पाएगा। तो ये एक सिंगल रिएक्शन है जिससे फ्लोरोबेंजीन नहीं बना सकते, बना किससे रहे, डायजोनियम सॉल्ट से। फिर एक बड़ा ही अच्छा कंपाउंड बन जाता है। अगर आप डायजोनियम सॉल्ट की रिएक्शन H3PO2 या इथेनॉल से कराते हैं तो ये अच्छे रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम करते हैं। N2 को हटा के H आ जाएगा, यानी कि बेंजीन बन गई, और जब बेंजीन बन गई तो बहुत से कंपाउंड्स आप डिराइव कर सकते हो। फिर फिनॉल बना सकते हो आप। फिर आप इससे नाइट्रो कंपाउंड भी बना सकते हो। और ये कपलिंग रिएक्शन के बारे में मैंने आपको कल बताया था कि जो अगर फिनॉल का टेस्ट करना है तो डायजोनियम सॉल्ट के साथ रिएक्शन करा दो, ऑरेंज कलर की डाई मिलेगी, O फॉर ऑरेंज, फिनॉल O, सीधी साउंड कर रहा है O फॉर ऑरेंज, ऐसे याद रखेंगे। फिनॉल के साथ डायजोनियम सॉल्ट ऑरेंज डाई देगा, और एनिलीन का मैंने आपको कल बताया था येलो कलर की डाई मिलेगी आप। तो आप देखिए कौन कौन से कंपाउंड बना सकते हैं डायजोनियम सॉल्ट से, नाइट्रोबेंजीन, फिनॉल, बेंजीन, फ्लोरोबेंजीन, आइडोबेंजीन, क्लोरोबेंजीन, ब्रोमोबेंजीन, ठीक है, साइनोबेंजीन, कितने कंपाउंड्स हम बना सकते हैं एक सिंगल डायजोनियम सॉल्ट से, इसलिए ये इंपॉर्टेंट है। तो मैं यही बात आपसे कह रहा था कि चार बातों के बारे में आप सोच सकते हैं। पहला, बाइंडिंग रिएक्शन तो नहीं। दूसरा, ग्रिग्नार्ड रिएक्शन से तो नहीं बनेगा प्रोडक्ट। तीसरा, कहीं डायजोनियम सॉल्ट से तो बात नहीं बननी। और चौथा मैंने आपको बता दिया, हाँ आपके बस की बात नहीं है, आप घर आ जाइए। क्योंकि अगर आपको ऐसा कॉन्फिडेंस है कि मैंने जितने भी एनसीईआरटी के कन्वर्जन सब किए हुए हैं, मैं कोई भी कन्वर्जन आ जाए कर सकता हूँ, उसके बावजूद भी ये तीन पॉइंट को सोचने के बाद भी आपको सॉल्व नहीं हो रहा है, तो मान के चले उस समय आपके माइंड में क्लिक नहीं कर रहा है, और हो सकता है जो कॉन्फिडेंस आपका है वो ओवर कॉन्फिडेंस है।
क्योंकि अगर आपने किया होता तो पक्का आपको उन कन्वर्जेंस में से आ जाता।